चालकों में वैद्युत चालन में आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं अपवाह वेग या अपगमन वेग। क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें चालन होता है कैसे, इसे समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि यदि स्वतंत्र आवेश पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, कोई भी आवेश स्वतंत्र है, फ्री है, तो आवेश वैद्युत बल F = QE अनुभव करता है। Q अगर आवेश है, वैद्युत क्षेत्र E में रखेंगे तो QE बल अनुभव करेगा, जिसके कारण बल के कारण वो गतिशील हो जाता है स्वतंत्र आवेश और विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये तो बेसिक बात है। एक्चुअली में क्या होता है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। अणुओं और परमाणुओं में निगेटिव इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव नाभिक एक दूसरे से बंधे होने के कारण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक, तभी तो परमाणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है। फ्री नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब पदार्थ के रूप में जब बहुत सारे अणु परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, स्थूल पदार्थ, बल्क मैटर, तो इसके अणु एक दूसरे से अत्यंत निकटतम रूप से जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड जिसको कहा जाता है, एकदम पैक्ड होते हैं। उससे क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से स्वतंत्र होकर पूरे पदार्थ में गति के लिए मुक्त हो जाते हैं, फ्री रहते हैं। अणु परमाणु में तो फ्री नहीं रहते हैं, बंधे रहते हैं नाभिक से। लेकिन स्थूल पदार्थ में जब बहुत सारे अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं तो अणु एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनकी बाहरी कक्षाओं में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकों से स्वतंत्र होकर पूरे पदार्थ में गति के लिए मुक्त हो जाते हैं, फ्री होते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए जो और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसका कार्य करता है, आवेशवाहक का कार्य करते हैं। अतः धातुओं को विद्युत का सुचालक कहा जाता है। जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो सुचालक नहीं होगा। जैसे कुचालक जो होते हैं उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो धातुओं को विद्युत का सुचालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आवेशवाहक का कार्य करते हैं बहुत अधिक होती है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय गति के कारण स्थिर धनायनों पॉजिटिव नाभिक से बारंबार टकराते हुए पदार्थ में अनियमित या यादृच्छिक रैंडम मोशन करते रहते हैं। सामान्य ताप के कारण इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलती है, जिसको तापीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। उसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर, पदार्थ के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। लेकिन बीच बीच में स्थिर धनायन जो है, पॉजिटिव नाभिक, वो तो स्थिर है, उससे बार बार टकराते भी है, जिसके कारण उनकी जो गति होती है वो अनियमित हो जाती है। अनियमित गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किसी निश्चित दिशा में औसत चाल शून्य होती है। गति तो होती है लेकिन अनियमित होती है, रैंडम होती है, जिसके कारण क्या होता है, किसी नेट डायरेक्शन में, किसी निश्चित डायरेक्शन में औसत चाल शून्य होती है। अतः पदार्थ में नेट विद्युत धारा शून्य होती है। वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, फिर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन में तापीय गति होती है। लेकिन तापीय गति जो होती है वो अनियमित होती है। अनियमित गति होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स डायरेक्शन में नेट जो संख्या होती है वो शून्य होती है। अतः औसत चाल भी शून्य होता है और पदार्थ में नेट विद्युत धारा शून्य होती है।
जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से टकराया, इससे टकराया, यहाँ गया, फिर यहाँ इधर टकराया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ टकराया, फिर इस तरह की अनियमित गति होती है स्थिर धनायनों से टकराने के कारण। तो किसी फिक्स डायरेक्शन में नेट चाल शून्य होती है, औसत चाल एवरेज जो स्पीड होती है उसको शून्य होती है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील तो होते हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा शून्य होती है। इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ टर्म्स की जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब क्या होगा, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स हैं उसको जानना जरूरी है। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय गति के कारण गतिशील होते हैं और लगातार बारंबार पॉजिटिव धनायन से, पॉजिटिव जो नाभिक है जो स्थिर है उससे गति के दौरान टकराते हैं, जिसके कारण उनकी गति अनियमित होती है। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, एक टक्कर हुआ फिर दूसरा टक्कर हुआ, क्रमागत मतलब पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो सभी टक्कर में अलग अलग समय अलग अलग दूरी होती है। तो सबका अगर औसत लेंगे तो उस औसत दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा। लैम्डा से डिनोट करेंगे इसको। फ्री मीन फ्री पाथ कहते हैं इंग्लिश में। श्रांति काल, दूसरा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होगा, मान लीजिए कभी टक्कर हुआ 1 सेकेंड में ही हो गया, फिर दूसरा टक्कर 2 सेकेंड में हुआ, तीसरा टक्कर 4 सेकेंड में हुआ, पांचवा टक्कर फिर 1 सेकेंड में हो गया। तो इस तरह अलग अलग समय होगा, अलग अलग समय दो क्रमागत टक्कर के बीच होगा, उसका औसत लेते हैं तो उस औसत को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं, टी नहीं टाउ। फिर आता है आपका औसत तापीय या उष्मीय वेग, जिसको पढ़े हैं अभी की सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते हैं, उसी के बारे में है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तापीय गति की दिशा धनायनों से प्रत्येक टक्कर के बाद अनियमित दिशाओं में बदलती रहती है। टक्कर होगा तो डिफरेंटली डायरेक्शन बदल जाएगा, उसकी गति की दिशा बदल जाएगी, और अनियमित दिशा में बदलती रहती है, अनियमित गति होती है। और उसका औसत जब लिया जाता है, हमेशा किसी भी चीज़ में अनियमित गति का औसत हमेशा शून्य होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग शून्य होता है, जिसके कारण धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कहने का मतलब कि ये उस चाल तो है, गतिशील तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अनियमित है। अनियमित उष्मीय चाल का धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता है। इसकी वैल्यू भी देखिए, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धारा प्रवाह में इसका कोई योगदान नहीं है, इसके कारण धारा प्रवाह नहीं होता है। अब जो जिसके कारण धारा प्रवाह होता है उसकी बात करते हैं, दैट इज अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, जिसको हिंदी में अनुगमन कहते हैं या अपवाह कहते हैं। वीडी से डिनोट करेंगे। जब हम चालक के सिरों के बीच सेल बैटरी द्वारा विभवांतर लगाते हैं तो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जहाँ विभवांतर लगाएंगे वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता ही है।
फलस्वरूप वैद्युत बल के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर लगाया, विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश होता है उस पर बल लगता है QE, बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो जितने जो जो बंधे हुए हैं उन पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन त्वरण होने पर क्या होना चाहिए, वेग उसका बढ़ते लगातार, त्वरण जब एक्सेलरेटर दबाते हैं गाड़ी का तो लगातार उसका वेग बढ़ते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बढ़ता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज होता है, त्वरित होता है, फिर आगे उसको मिल जाता है पॉजिटिव धन आयन, टकरा जाता है। टकराने का मतलब उस समय टकराने के समय वेग शून्य हो गया, फिर वहाँ से त्वरित होता है, तेज होता है, फिर आगे जाके टकरा गया, फिर वेग शून्य हो गया। तो इस तरह वेग उसका लगातार बढ़ता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों से लगातार टकराते हुए प्राप्त ऊर्जा खो जाते हैं। टकराने पर क्या होता है, सारी ऊर्जा खो दिया, फिर से स्टार्ट किया चलना उस त्वरण के कारण। लेकिन वो खिसकता किधर है, टकराता है, फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर अपनी ऊर्जा लूज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे वो खिसकने लगता है किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो इसी खिसकने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त कर लेता है। नियत वेग, नियत इसलिए क्योंकि वेग बढ़ तो रहा नहीं है, बार बार जीरो हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बार जीरो हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर खिसक रहा है। इसलिए ये नियत वेग होता है, सूक्ष्म बहुत कम होता है। इसका वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। जो उष्मीय वेग तो ऑलरेडी है, साथ में जब विद्युत क्षेत्र लगाया है तो ये सूक्ष्म वेग जो है उष्मीय वेग पर आरोपित हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र लगाने पे अनुगमन वेग से, एक सूक्ष्म नियत वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर ड्रिफ्ट करने लगते हैं, खिसकने लगते हैं। और चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो अपवाह वेग के कारण ही होता है, और इसका मान हमने बताया आपको बहुत कम होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। संक्षेप में अगर आपको सिंपल परिभाषा पूछा जाए कि भाई अपवाह वेग का परिभाषा बताइए, ये तो समझने के लिए इतना था, तो आप लिख सकते हैं कि विभवांतर आरोपित होने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये था अपवाह या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन में, चालक में विद्युत धारा के लिए जिम्मेवार कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। इस गति के कारण ही आवेश चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, प्रवाहित होता है। अब न्यूमेरिकल कभी सॉल्व करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला जानना जरूरी है। नोट में देखिए, यदि चालक के किसी तल से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों, तो उस तल से t सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा, Q = n × E। एक इलेक्ट्रॉन पे E आवेश, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है t सेकेंड में, तो
Q इक्वल टू NE। इतना आवेश t सेकेंड में गुजर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा, अतः उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अतः चालक में विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई T इक्वल टू NE बाई T। इसका फॉर्मूला के रूप में उपयोग करेंगे, बहुत सिंपल है। अब आइए हम लोग इसी के आधार पे अब बहुत कुछ जानेंगे, अनुगमन वेग के आधार पे, क्योंकि यही बेस है, यही कारण है। विद्युत धारा का चालक में कारण कौन है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन VD एंड I। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, क्या सूत्र है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि VD के कारण ही I है, तो दोनों में रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा। एक हमने चालक लिया है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी E है, VD है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हैं। इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही है, देखिए बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की, दाएं से बाएं की तरफ हो रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं से बाएं की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो देखिए ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, धारा इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा होती है। फिर से समझ लीजिए, ये चालक है, चालक का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, वोल्टेज ये पॉजिटिव वोल्टेज है, निगेटिव वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति इस दिशा में होगी, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में करंट होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझना है, देखिए बहुत सिंपल है। X पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए Y तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लेता है, dt समय लेता है। X पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो Y तक पहुंचने में कितना समय लेता है, dt लेता है। चाल कितनी है इलेक्ट्रॉन की, VD, अनुगमन वेग, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, चाल है VD, समय कितना लगा dt, तो xy जो होगा, x से y की दूरी, x से y की दूरी, xy इक्वल टू चाल इंटू समय, VD इंटू dt। ठीक, x पर स्थित इलेक्ट्रॉन अगर dt समय पर y पर पहुंचता है तो xy दूरी कितनी होगी, VD इंटू dt। ठीक है, लेकिन जब A पर स्थित इलेक्ट्रॉन Y पर पहुंच जाएगा तो उतने देर में, ध्यान से सुनना है, X पर स्थित इलेक्ट्रॉन dt समय में Y पर पहुंचता है, तो उतने समय में Y से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होगा। X पर स्थित इलेक्ट्रॉन Y पर dt समय में पहुंचता है, तो X से Y के बीच में जितने ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसके आगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब इससे निकल जाएंगे। मतलब X पर स्थित इलेक्ट्रॉन जब Y पर पहुंचता होगा उतने समय में X से Y के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आगे वो सब के सब Y से बाहर निकल गए होंगे, मतलब Y को क्रॉस कर गए होंगे। तो एक्स वाई के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है ये जान लें हम लोग, तो एक्स वाई के बीच इलेक्ट्रॉनों की संख्या
क्या होगी, एक्स वाई के बीच का आयतन, क्योंकि n हमको पता है, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आयतन क्या होगा इसका, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, और ये हम लोग निकाल चुके हैं एक्स वाई, वी डी इंटू डी टी। तो एन ए एरिया इंटू ए लंबाई, ए इंटू वी डी इंटू डी टी, एरिया ए इंटू दिस, रुके मिटा देते हैं, एरिया ए, एरिया हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू दिस, तो ये आयतन हो गया। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयतन कितना होगा, a इंटू वी डी इंटू डी टी। ये दूरी कितनी है, वी डी इंटू डी टी, ए इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू n। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, मतलब डी टी जब x पर स्थित इलेक्ट्रॉन y पर पहुंचता होगा डी टी समय में, तो उतने समय में y से एक्स वाई के बीच में स्थित जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकले होंगे, गुजरे होंगे इससे, उसकी संख्या कितनी है, एन ए वी डी डी टी। तो आवेश कितना गुजरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही लिखा है हमने कि डी टी समय में चालक के वाई तल से प्रवाहित आवेश की मात्रा डी क्यू इक्वल टू दिस मच। तो आई कितना होता है, आई बराबर आवेश बाई समय, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू ये है बाई डी टी कैंसिल, तो एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई विद्युत धारा, एन चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति एकांक आयतन में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश, ए चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। यही फॉर्मूला आई और वी डी में संबंध स्थापित करता है। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी के आधार पे हम लोग ओम के नियम को जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा सुनने के लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल करिए, तो आपको लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा साफ साफ सुनाई देगा। थैंक यू।